चलो भाई, वेलकम बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवीजन सीरीज। इसमें अब हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका ये शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 37 से। सेक्शन नंबर 37 सिंपली टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, दोनों पार्टीज की आपस में एक दूसरे को क्या ऑब्लिगेशन होगी? दोनों पार्टीज की आपस में ऑब्लिगेशन ये होगी दैट दे मस्ट आइदर परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और दे मस्ट एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसमें सेकेंड पॉइंट में ये भी बात बोलता है कि अगर मेन प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं? तो द आंसर इज येस। हाउएवर, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट पार्टी नीड नॉट, दे कांट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसर। ये एग्जाम्पल जैसे आप देखो, ए promises to deliver goods to be on a certain day on payment of 1 lakh. A dies before that day. A's representatives are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay 1 lakh to A's representatives, क्योंकि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का या पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। However, A promises, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, A promises to paint a picture for B for a certain day. By a certain day at a certain price. A dies before that day. The contract cannot be enforced either by A's representatives or by B because it involves use of personal skill. क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग या पेंटिंग से रिलेटेड था, तो जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाली थी, जो पेंटर है वगैरह, वो वही परफॉर्म कर सकता है। उसके बिहाफ पे कोई भी और पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। सो अगर उस मेन पेंटर, उस ड्राइंग करने वाले की ही डेथ हो जाए तो उसके बिहाफ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर एनी अदर पर्सन के नॉट एक्चुअली परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इररिप्लेसेबल होती है वो पर्सनल स्किल। सो इस पूरे में बस यही बात बोली है कि एक या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस करने का हो सकता है द ऑब्लिगेशन, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर कीवर्ड है, या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो, कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही बट एटलीस्ट वो ऑफर तो करे परफॉर्म करने के लिए। एंड दूसरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि डेथ अगर हो जाती है प्रोमिसर की तो उसके बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। द आंसर इज येस। लेकिन पर्सनल स्किल या पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 38 पे। सेक्शन नंबर 38 टॉक्स अबाउट इफेक्ट। क्या पड़ता है अगर रिफ्यूजल कर देती है प्रोमिसी अगर रिफ्यूजल करता है प्रोमिसर के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के ऑफर को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था लेकिन प्रोमिसर जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लगा, उसने प्रोमिसी को बोला कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी हूं। प्रोमिसी रिजेक्ट कर रहा है या प्रोमिसी अलाउ नहीं कर रहा है प्रोमिसर को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो इसमें प्रोमिसर को कुछ ध्यान रखने की जरूरत है या कोई उसके राइट्स खत्म हो रहे हैं या ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो। सो वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, then the promisor is not responsible for non-performance nor does he thereby lose his rights under the contract. लेकिन जो that the promisor does not lose his rights under the contract ना, ये तभी होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेंगी। तो ये कंडीशंस क्या बोली हुई हैं? दैट इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जो वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है ना प्रोमिसर अपने साइड से, वो इट मस्ट बी अनकंडीशनल। कोई कंडीशंस लगा के नहीं बोल रहा, वो तो रेडी है पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को। दूसरा, it must be made at a proper time and place, and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of that what he is bound by his promise to do. So what they're trying to say is कि वो जो भी offer of performance कर रहा है वो एक proper time and place पे कर रहा है और ऐसी circumstances पे कर रहा है कि जो दूसरा इंसान है, promisee है, to whom it is made, has a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। कि मतलब जो कुछ भी करना है वो वहीं के वहीं रेडी हो। ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी अनकंडीशनल वाली तरीके की कोई लॉजिक लगा सकते हो आप कि प्योरली परफॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से द प्रोमिसर इज सेइंग दैट यस आई एम रेडी टू परफॉर्म एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन सेक्शन 38 के प्रेमाइस में क्या बोल रहे हैं कि प्रोमिसी के साइड से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस ऑफर को। तीसरा पॉइंट, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी देन द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग व्हिच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। तो यहां पर एक तरीके की एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोमिसी के पास होनी चाहिए टू एटलीस्ट सी कि जो चीजें जो भी गुड्स डिलीवरी का अगर कॉन्ट्रैक्ट था कि जो भी डिलीवरी प्रोमिसर कर रहा है प्रोमिसी को, उन गुड्स की एटलीस्ट वो वेरीफाई तो कर पाए प्रोमिसी दैट ये वही गुड्स है जो मैंने ऑर्डर किए थे। तब मानेंगे हम कि हाँ प्रोमिसर ने करेक्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया है एंड देन द प्रोमिसर विल नॉट लूज हिज राइट्स बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 38। सो
आगे एक लाइन और लिखी है, एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। तो अगर वन से ज्यादा प्रोमिसेस थे एंड प्रोमिसर ने अपना ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किसी भी एक प्रोमिसी को करा था तो भी चलेगा। द आंसर इज यस, इट विल बी ट्रीटेड एज इफ सेक्शन 38 एप्लीकेबल प्रॉपरली हो गया। P promises to deliver certain goods to R. P takes the goods to the appointed place during business hours, but R refuses to take delivery. This is an attempted performance as P, the promiser, has done what he is required to do under the Act. So based on section 38, P के कोई भी rights नहीं जाएंगे. P will be able to whatever, he can claim damages, he can claim refund or whatever. What else? Sorry, refund तो नहीं लगेगा इसमें, damages. He can claim damages from the other party for non-acceptance of his performance. Next, effect of refusal of party to perform wholly. Section number 39 के अंडर में next आता है effect of refusal to perform of a party to perform wholly. यहाँ पर क्या होता है कि whenever there is a party जिसको अपना contract perform करना था लेकिन अगर वो perform करने से refuse कर दे, रिफ्यूज टू परफॉर्म, या डिसेबल्ड हिमसेल्फ यानी कि वो बीमार टाइप पड़ जाए या वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरे एंड तक नहीं ले जा पा रहा है, देन अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री इज देयर, अनलेस ही हैड सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्वेजेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस, अगर वो कंटिन्यू, तो मतलब एक तरीके से सेक्शन 39 दो चॉइसेस देता है प्रोमिसी को। अगर प्रोमिसर ने कुछ प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को, प्रोमिसी को वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होके चाहिए, प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ द प्रोमिसर इज नॉट एबल टू परफॉर्म, क्या रीजंस की वजह से, आइदर ही हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और ही हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, तो प्रोमिसी के पास दो चॉइसेस आ जाते हैं। ये दो चॉइसेस नीचे लिखे हैं, या तो वो प्रोमिसी टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ही कैन इंडिकेट बाय हिज वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूएंस, या फिर वो ये बोल सकता है कि नहीं मेरे को अभी चालू रखना है कॉन्ट्रैक्ट को। In case the promisee decides to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. इसका मतलब ये है कि अगर प्रोमिसर को बोलता है कि मैं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना चाहता हूं, मुझे पता है तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरफ से कैंसिल नहीं कर रहा, रिसिंड नहीं कर रहा। अगर वो रिसिंड नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को चालू रख रहा है, लेकिन बाद में कभी उसका मन है कि देखो तुम परफॉर्म नहीं कर पाए थे तो अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो वो अब मैं कैंसिल कर रहा हूं वाला राइट छिन जाएगा उससे, अगर वो यहां पर उसने कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा तो। So in either case, the promisee would be able to claim damages that he suffers as a result of the breach. In each case, चाहे choice 1 हो चाहे choice 2 follow करी हो, in either of the two cases, the promisee still has the right to sue the promisor for damages. Next comes section 40, 41 and 42. Section number 40 talks about person by whom the promise is to be performed. यहाँ पर लिखा है that if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, then such promise must be performed by the promiser. In other cases, the promiser or his representatives may employ a competent person to perform it. बहुत ही सिंपल 3 लाइन में क्या कंसेप्ट बोल रहा है कि जहां पर नॉर्मली ऐसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कि प्रोमिसर अपने खुद से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो या तो वो खुद ही परफॉर्म कर सकता है या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्म करवा ले। लेकिन जहां पर क्लियरली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें प्रोमिसर को देख के लग रहा है कि नहीं ये तो प्रोमिसर ही कर पाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल होते हैं वो इतने स्पेशल होते हैं कि वो इररिप्लेसेबल होता है प्रोमिसर उसमें, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह टाइप की चीजें, तो वहां पर तो क्लियरली दिख ही जाएगा ना दैट द प्रोमिसर कांट हैव समवन एल्स परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ। तो यहीं पर इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है, A promises to pay B a sum of money. A may perform his promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid to B by another person, उसके behalf पे कोई और दे दे. And if A dies before the time appointed for payment, his representatives must perform the promise or employ some proper person to do so. तो ये example 6 में कोई no personal skill, इसमें कोई personal skill का है ही नहीं, अरे पैसा ही तो देना है, पैसा वो नहीं दे पाएगा तो कोई और उसके behalf पे दे देगा। लेकिन जैसे अगला example है, A promises to paint a picture for B and this must be performed by the promiser himself. ये है contract of personal nature या personal skill. Here the promiser is irreplaceable. You can't have legal representatives or any other representative of yours perform the contract which is of personal nature. नेक्स्ट एनालिसिस में अगर देखें तो यही इन्होंने बोला है, नॉर्मली तो भाई देखो प्रोमिसर खुद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर के बिहाफ पे उसका एजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो उसके बिहाफ पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 1, 2 एंड 3 तीनों पॉइंट्स में अगर पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर प्रोमिसर को खुद ही करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे कोई नहीं कर सकता परफॉर्म।
ये एग्जाम्पल भी आप देखो, ए promises to B to pay 1 lakhs on delivery of certain goods. A may perform this promise either himself or by causing someone else to pay the money to B. If A dies before the time appointed, I think ये तो repeat हो गया ऊपर वाले example का, very similar to example number 6. Anyway, so if A dies before the time appointed for payment, his representative must pay the money or employ some other person to pay money. If B dies before the time appointed for the delivery of goods, B's representatives shall be bound to deliver the goods to A, and A is bound to pay 1 lakhs to B's representatives. Very simple concepts. अनदर एग्जाम्पल देव गिव ऑफ पेंटर, वो आप देख लेना वापस से. नेक्स्ट, और प्रोमिसर के बिहाफ पे कौन परफॉर्म कर सकता है? थर्ड पर्सन. इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सेक्शन 41 क्या बोलता है कि व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, मतलब एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है. ए ने प्रॉमिस किया था कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके देंगे प्रॉमिसी को, यानी कि बी को, लेकिन बी ने ना वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए से ना एक्सेप्ट करके किसी मिस्टर एक्स से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया. मतलब उसने सोचा कि ए ने ही भेजा होगा इसको, तो उसने तो एक्स से एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो देन मिस्टर बी कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर. मतलब बाद में मिस्टर बी ए को ये नहीं बोल सकते कि अरे अरे तुम्हारी तरफ से तो कोई लड़का ही नहीं आया मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने, जबकि उसने खुद ही मिस्टर एक्स को ए का रिप्रेजेंटेटिव मान के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था. तो बाद में बी कांट अक्यूज ए ऑफ सेइंग कि अरे तुमने तो किसी को भेजा ही नहीं या तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाया ही नहीं. सो परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, दिस रिजल्ट्स इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर ऑल्दो द लैटर हैज नाइदर ऑथराइज्ड नॉट रैटिफाइड द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी. यानी कि मेरे एग्जांपल में अगर बी ने एक्स से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, भले ही एक्स को ए ने भेजा था या नहीं भेजा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ए विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, यही बात नेक्स्ट पैरा में भी इन्होंने समझाई है. एग्जाम्पल आप देखिए, A received certain goods from B promising to pay 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make the payment. C, who is known to A, pays 60,000 to B on behalf of A. However, A was not aware of the payment. Now B is intending to sue A for the amount of 1 lakh. नहीं कर पाएगा पूरे 1 लाख के लिए क्योंकि उसने 60,000 तो एक्सेप्ट कर ही लिया ना. So therefore, in present instance, B can only sue for the balance. वो A को सिर्फ 40,000 रुपए के लिए सू कर पाएगा, 60,000 के लिए सू नहीं कर पाएगा क्योंकि 60,000 तो वो एक्सेप्ट करके बैठ गया, किसी थर्ड पार्टी से ही सही लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिया ना. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 42 टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स विच इज वेरी सिंपल. जहां पर एक तरफ जॉइंट प्रॉमिस करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, यानी कि उनको बोलते हैं जॉइंट प्रोमिसर्स. तो अनलेस टू द कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल सच पर्सन्स हु मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, यानी कि जहां पर एक से ज्यादा प्रॉमिसर है वहां पर वो जॉइंटली उनको प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ता है. और उनके मतलब ए बी सी डी 4 प्रॉमिसर्स अगर थे, उसमें से डी की डेथ हो जाती है, तो डी के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कौन करेगा? डी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव. अगर सी और बी की भी डेथ हो जाती है तो उनके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स डी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके ए के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म टुगेदर करेंगे. So if any of them dies, his legal representatives must jointly with the surviving promisers fulfill the promise. If all of them die, then the legal representatives of all of them must fulfill the promise jointly. बहुत ही सिंपल सा यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इसको आप रीड कर लेना. नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. अब एक कंसेप्ट होता है लॉ में सक्सेशन और एक कंसेप्ट होता है असाइनमेंट. सक्सेशन कैन बी विद रिस्पेक्ट टू बर्डन एज वेल एज बेनिफिट्स, वेयर एज असाइनमेंट सिर्फ राइट्स का या बेनिफिट्स का ही होता है. सो यहां पर इन्होंने पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में, दे ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू द डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. सो व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि मिस्टर ए का डेथ हो गया, मिस्टर ए का एक सन था मिस्टर एक्स, एक्स को मिस्टर ए की लाइबिलिटीज भी विरासत में मिलेंगी और उनके राइट्स या बेनिफिट्स भी विरासत में मिलेंगे. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सक्सेशन. तो बोथ बर्डन एंड द बेनिफिट्स अटैच्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम्स डिवॉल्व. इसको बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज, डिवॉल्व ऑन द लीगल हेयर. Suppose a son succeeds to the estate of his father after his death, then he will be liable to pay the debts and liabilities of his father also owed during his lifetime. But if the debts owed by his father exceed the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. ध्यान रखना भाई, लॉ ऑफ सक्सेशन में अगर सन को फादर का कुछ बर्डन मिल रहा है, कुछ लाइबिलिटीज मिल रही है, उसको रीपे तो करना पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा फादर के बिहाफ पे. लेकिन जितनी प्रॉपर्टी अपने फादर से मिली थी उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही कितना पेमेंट हो जाता है. इफ दैट वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है लेकिन लाइबिलिटी अभी भी उसकी चल रही है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जितना मिला था ना उसको विरासत में, उस लिमिट तक ही उसको लाइबिलिटी रीपे करनी है अपने फादर की या अपने एंसेस्टर की.
So in other words, liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him. अब आते हैं असाइनमेंट पे. असाइनमेंट तो सिर्फ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट का या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के राइट का होता है, और असाइनमेंट का मोर और लेस उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये लॉ ऑफ सक्सेशन से. सो बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज. दिस इज बिकॉज व्हेन द लाइबिलिटी इज असाइंड अ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व देयरइन. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to the creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. यहाँ पर नॉर्मली वो कह रहे हैं अगर एक इंसान किसी और को पैसा ओ करता है, वो अपने लाइबिलिटी मतलब ही इज लाइबल टू समवन एल्स, वो अपने लाइबिलिटी को आगे असाइन नहीं कर सकता. ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी लाइबिलिटी असाइन मेरे दोस्त को कर दी, आगे से मेरी सभी पेमेंट्स मेरा दोस्त करता रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा. सो यू कांट असाइन योर लाइबिलिटी, ओनली अ राइट और अ बेनिफिट कैन बी असाइंड. सो दूसरे एंगल से अगर सोचे, जो क्रेडिटर है उसको पैसे मिलने हैं अपने डेटर से, लेकिन उसने अपने डेटर का डेट आगे बेच दिया. मतलब अगर एक्स को पैसे मिलने थे ए से, एक्स और एक्स खुद पैसा ओ करता है बी को, तो एक्स ने अपना जो ए से पैसा मिलने का जो डेट था वो बेच दिया बी को. तो पैसे कौन पे करेगा? ए अब डायरेक्टली बी को पे कर देगा. इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ अ राइट. एक्स ने अपना राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम ए असाइन कर दिया बी को. So, if a creditor assigns the benefit of promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with the liability, or when a personal consideration is entered into the making of contract, then the benefit cannot be assigned. तो शॉर्ट में कह रहे हैं, अगर मेरे एग्जांपल में एक्स को जो ए से मिलना था वो पैसों के साथ साथ कुछ लाइबिलिटीज भी थी, या फिर जो एक्स को ए से मिलना था वो कुछ ऐसी चीज थी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर थी, तो फिर वो चीज आ गया असाइन. वो बंडल ऑफ दीज मिक्स्ड अप थिंग्स, ये असाइन नहीं हो सकता बी को, सिर्फ और सिर्फ राइट असाइन हो सकता है आगे. Next, liability of the joint promisor in the promisee, section number 42 talks about devolution of joint liabilities. So, if two or more persons have made a joint promise, ordinarily all of them during their lifetime must jointly fulfill the promise. After the death of one of them, his legal representative jointly with the survivor or survivors should do so. After the death of the last survivor, then the legal representatives of all the original co-promisors must fulfill the promise. Very simple. जितने भी joint promisors हैं उनमें से जिन की डेथ हो जाती है, उनके जो नेक्स्ट इन लाइन है, डिसेंडेंट्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, वो लोग बाकी के joint promisors के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे. और सभी की डेथ हो जाती है, सारे जॉइंट प्रोमिसर्स की, देन सबके जो भी डिसेंडेंट्स हैं, जो भी सर्वाइवर्स हैं, दे विल ऑल हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. अगेन बार बार कह रहा हूं, सेम ही कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर हुआ तो वो आगे ऐसे नहीं कोई परफॉर्म कर सकता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पे परफॉर्म नहीं कर सकते. XYZ had borrowed jointly money, must during their lifetime jointly repay the debt. Upon the death of X, his representatives say S along with Y and Z should jointly repay the debt, and so on. If in an accident all the borrowers XYZ die, then the legal representatives must fulfill the promise and repay the borrowed amount. This rule is applicable only if the contract reveals no contrary intention. आगे अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे, इसी से जुड़ते कंसेप्ट पे आए, जॉइंट एंड सेवरल के कंसेप्ट के पे, सेक्शन नंबर 43. So, when two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of the joint promisers to perform the whole of the promise. इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. मिस्टर एक्स को पैसा ओ करते हैं ए, बी, सी और डी ₹4 लाख जॉइंटली ओ करते हैं एक्स को. अब अगर एक्स को सिर्फ ए दिख जाते हैं तो वो ए, मतलब मान लो मार्केट में चल रहे हैं, एक्स को चलते फिरते ए दिख गया और एक्स ने ए को बोला भाई चल पैसे निकाल, तो बड़े टाइम से तेरा पैसा ड्यू है तुम लोग का, चलो मेरा सारा का सारा 4 लाख रुपया पूरा निकालो. तो क्या वो पूरा का पूरा 4 लाख रुपया ए से ही वसूल कर सकता है? द आंसर इज यस, ही कैन. तो ए बाद में बी और सी और डी से अपना अपना शेयर लेता रहेगा, लेकिन अगर अभी ए इज if any demand is made from one of the parties out of the 4 promisers, joint promisers, then that party will have to fulfill the contract. इसी को बोलते हैं joint and several. Each of the 2 or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance. वो उनके आपस की बात है. जब ए 4 लाख दे देगा तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों से मांगेगा बाद में, लेकिन अभी के लिए तो उसको 4 लाख देना पड़ेगा. यही बोल रहा है सेक्शन नंबर 43, that any one of the joint promisers may be compelled to perform. So, contribute equally with himself to the performance of promise unless a contrary intention appears from the contract. Next, so if one of the joint promisers is made to perform the whole contract, he can call for a contribution from others, but वो उसके आपस की बात है.
आगे शेयरिंग ऑफ लॉसेस. सो इफ one or of the two or more joint promisors makes a default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares. What are they trying to say? अगर कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन मतलब ऊपर ABCD में से बाद में B पे ही नहीं कर रहा है कुछ, तो उसका 1 लाख का भी भार बाकी तीनों लोग उठाएंगे इक्वली. ऐसा A, C और D को फिर जो डेफिसिट आएगा 1 लाख का अपनी जेब से देना पड़ेगा. सो 33,333 तीनों को देना पड़ेगा ऐसा. ठीक, ये इन्होंने यहां पर नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. आई होप यू कैन रीड देम एंड यू कैन इजीली प्रैक्टिस देम. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि बड़े स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं. सो यहां एक एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन नंबर 43 का. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि भाई साहब ऊपर वाले सेक्शन 43 का लॉजिक तुम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी में लगाने मत लग जाना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैंने आपको पहले भी बताया 3 पार्टीज होती हैं. एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है श्योरिटी और एक होता है क्रेडिटर यानी कि लेंडर. वो लेंडर या क्रेडिटर पैसा देता है प्रिंसिपल डेटर को और प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी लायबिलिटी होती है पैसा लौटाने की उस क्रेडिटर या उस लेंडर को. लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया तो उसके लिए साइड में कौन खड़ा हुआ है, ऐसे करके साइड में खड़ा हुआ है कि हाँ मेरा दोस्त फेल हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा इसके बिहाफ पे, वो इंसान है श्योरिटी. श्योरिटी का मतलब होता है गारंटर. सो कह रहे हैं कि भाई श्योरिटी का पैसा अगर श्योरिटी पे कर रहा है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे तो बाद में वो अपने प्रिंसिपल डेटर से पैसा वापस से वसूल लेता है. तो वो आपस का उनका ट्रीटमेंट या प्रिंसिपल डेटर अगर का श्योरिटी के साथ क्या सीन चल रहा है, ये सब चीजें किससे कंट्रोल नहीं होती. सेक्शन 43 वहां नहीं लगता. वो आपस में कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वो एकदम अलग है. So nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payments made by the surety on behalf of principal or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal. समझे? तो वो उनके आपस का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उस पे आप अड़ंगा मत डालो सेक्शन 43 का लॉजिक लगा के. वो अपने आपस में जो वसूल करना है एक दूसरे से वो कर लेंगे. So we thus observe the effect of section 43 is to make liability in the event of a joint contract, both joint and several, insofar as the promisee may, in the absence of contract to the contrary, compel any one or more of the joint promisors to perform the whole of the promise. Next, section number 44, effect of release of one joint promisor. section number 44, ये भी important है आपके एग्जाम के लिए. यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे तो आप एकदम समझ जाओगे. A, B and C jointly promised to pay 9 lakhs to D. D released A from the liability. D ने A को जाने दिया. In this case, the release of A does not discharge B and C from their liability. ऐसा मत मान लेना कि B और C भी discharge हो गए. They still remain liable to pay the entire amount of 9 lakhs to D. And though A is not liable to pay directly to D, he still remains liable to pay to B and C. Whatever his share was, that is, he is liable to make contribution to the other joint promisors. तो अगर ए बी सी में से डी ने किसको रिलीज किया, ए को ही रिलीज किया, वो डी की मर्जी है. लेकिन ए बी सी का आपस का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है कि बी और सी ए से उसका शेयर मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, वो बी और सी के ऊपर है, वो डी नहीं डिसाइड कर सकता. सो इन दैट केस ए विल स्टिल बी लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट हिज शेयर टू बी एंड सी इवन इफ ही इज रिलीज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज बाय डी. ओके, ये था सेक्शन नंबर 44. सो इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर सिंपली मीन्स आपस में जॉइंट प्रोमिसर्स का क्या ट्रीटमेंट है वो उन पे छोड़ दो. इफ द third party, the promisee, has discharged or released any one of the joint promisors, he is only not liable to the promisee, but he will still be liable to give his contribution to the other joint promisors. नेक्स्ट, जो हमने जॉइंट प्रोमिसर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा वो आप उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसीज. सो व्हेन अ पर्सन has made a promise to two or more persons jointly, section 45 के हिसाब से, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any of them, the representatives of such deceased person jointly, with the survivor या survivors, and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly. जो लॉजिक हमने प्रोमिसर्स के पर्सपेक्टिव से लगाया था कि जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, एक की डेथ हो जाती है, सबकी डेथ हो जाती है, तो सबके बिहाफ पे जो भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे नीड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. वही उल्टा लॉजिक आप जॉइंट प्रोमिसीज के पर्सपेक्टिव से लगा लो. सबकी डेथ हो जाती है, उनके बिहाफ पे जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दे विल गेट द राइट टू डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोमिसर. ओके, चलो नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस.
सो सेक्शन 46 से लेके 50 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाह रहा है कोई प्रॉमिसर, तो उसके लिए सही समय और सही प्लेस क्या मानी जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 46 से 50 आपको एग्जैक्ट ऐसा सही जगह, सही टाइम, सही प्लेस ऐसे नहीं बताएगा। इट विल लीव ओपन टू बोथ द पार्टीज बट इट गाइड। सो सेक्शन 46 से 50 गाइडेंस देता है दोनों पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को कि अगर मतलब इट ट्राइज टू फिगर इट आउट बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। पहले अजम्पशंस दिए होंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे अजम्पशन ये है कि नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, तो करेक्ट टाइम क्या है। या जैसे आप सेकंड 47 देखेंगे तो अगर टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, तो करेक्ट टाइम एंड प्लेस क्या है। इस तरीके से अजम्पशन दे दे के आपको ये सेक्शन 46 से 50 फाइनली आपको गाइड करता है हाउ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, सेक्शन नंबर 46। सो वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म द प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी का मतलब है कि पहले से ही ऐसा अग्रीड है कि प्रॉमिसी डिमांड नहीं करेगा परफॉर्मेंस प्रॉमिसर से। प्रॉमिसी एक ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं किया कि प्रॉमिसी जिस दिन बोलेगा उस दिन प्रॉमिसर नीड्स टू परफॉर्म, ऐसे अग्री नहीं किया था। मतलब अप्लाई नहीं करेगा प्रॉमिसी परफॉर्मेंस के लिए। तो देन लेकिन कोई टाइम भी नहीं अग्री किया था, स्पेसिफाई किया था, टाइम भी तो कोई स्पेसिफाई नहीं किया, एंड नो एप्लीकेशन इज ऑल्सो टू बी मेड बाय द प्रॉमिसी। फिर देन कह रहे सो वेयर कॉन्ट्रैक्ट बाय अ कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म द प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो जो भी काम है तो उसको कितने समय में करना है, विद इन रीजनेबल टाइम, देन द प्रॉमिसर मस्ट परफॉर्म इट। अब भाई ये रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। Explanation: the expression reasonable time is to be interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case. Next, section number 47, time and place for performance of promise where time is specified but no application is to be made. So when a promise is to be performed on a certain day and the promiser is undertaken to perform it without application by the promisee, then the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and place at which the promise ought to be performed. तो क्या बोला भाई? एनी टाइम कर दे भाई, यूजुअल आवर्स कर दे, एनी टाइम ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस ऑन सच अ डे एंड सच अ प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, जहां पर भी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऑट टू बी परफॉर्म। So if the delivery of goods is offered say at 8:30 p.m, the promisee may refuse to accept the delivery for usual business hours are over. Moreover, the delivery must be made at a usual place of business also. Next, section number 48, application for the performance on a certain day to be at a proper time and place. So section 48 बोलता है when a promise is to be performed, किसी भी दिन आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई, तो ये ध्यान रखिए that the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, और अगर ऐसा था कि application of the promisee भी नहीं आएगा, then it is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within the usual hours of business. तो सिंपली स्टेटिंग, किसी भी दिन जो भी परफॉर्मेंस का फिक्स था, जहां भी जब भी परफॉर्मेंस हो रही है, एंड द प्रॉमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। यहां पर क्लियरली वो ये बोल रहा है कि जहां पर प्रॉमिसर को मतलब हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी का मतलब है यहां पर फिर ये केस बन गया एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस का। तो एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस होगी हियर there will be application for performance by promisee to promiser, and then promiser will perform. तो उसमें ध्यान क्या रखना है? It is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within usual hours of business. तो promisee की ये ड्यूटी है कि वो जब promiser से उसकी performance of the contract demand करे, तो then he needs to apply for performance at a proper place and within usual hours of business. So explanation इसमें क्या है? What is a proper time and place is in each particular case a question of fact. Next, section number 49, place for performance of promise where no application is to be made and no place fixed for performance. So when a promise is to be performed without application by the promisee and
no place is fixed for the performance of it. It is the duty of the promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such a place. तो यहाँ पर place क्या हो जाएगी हमारी? Reasonable place. So A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such a place. So बहुत ही simple, place के बारे में बोलता है भाई क्या होनी चाहिए? Reasonable place. Next, section number 50, performance in a manner or at a time prescribed or sanctioned by the promisee. The performance of any promise may be made in such a manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions. Simple सा open सा provision है कि जो जगह जो time promisee बोलेगा, जो manner बोलेगा, वैसे उस हिसाब से भी performance किया जा सकता है. Next comes performance of reciprocal promise. Section 51 से 58 talks about performance of reciprocal promise. Reciprocal promise का concept का मतलब ये होता है, जैसे आप दुकान से चिप्स वगैरह खरीद के ले आते हो, एक पर्सन दूसरे से को प्रॉमिस करता है, वो अपना पार्ट परफॉर्म करता है और लगे हाथ प्रॉमिसी भी अपना पार्ट परफॉर्म करता है. इस तरीके से रेसिप्रोकल के तरीके से वो प्रॉमिस परफॉर्म होके वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. सो यहाँ पर सेक्शन 51 says promisor is not bound to perform unless reciprocal promise in the case of reciprocal promise, the promisee is ready and willing to perform. Simply, the promisor need not perform जब तक promisee के side से भी वो willingness दिख रही हो to perform the contract. So when a contract consists of reciprocal promises, it to be simultaneously performed, no promisor needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his part of the reciprocal promise. A and B contract that A shall deliver the goods to be paid for by B on delivery. A need not deliver the goods unless B is ready and willing to pay for the goods on delivery. यही बात यहां पर एक्सप्लेन्ड है एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 51 में. पढ़ना तो एक बार रीड कर लेते हैं. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मे हैव टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली और वन आफ्टर अनदर. वेयर ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर राइस एंड बी प्रॉमिसेस टू पे राइस ऑन डिलीवरी, बोथ द प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एंड बोथ ए एंड बी मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस. सच प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूट कॉन्करेंट कंडीशंस. एक दूसरे की प्रोमिसेस की कंडीशंस बन जाती हैं वो प्रोमिसेस, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ द प्रोमिसेस इज कंडीशनल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर. सो इफ वन ऑफ द प्रोमिसेस इज नॉट performed, the other two need not be performed. If A in the above example is unwilling to deliver the rice, then A will be guilty of breach of promise and the breach would relieve B of the obligation to perform his promise and would enable B to treat the contract as at an end. Next, section number 52, order of performance of reciprocal promise. Simply, जहां पर order of performance क्या होना चाहिए reciprocal promise के केस में, कह रहे भाई कि the order of performance may sometimes be indicated not expressly but by the nature of transaction. तो simply speaking, when the order of performance of reciprocal promise is expressly fixed by the contract, then they shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. Very simple, जहां पर contract में लिखा हुआ है उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को आप ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मान लो, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, या पहले बी परफॉर्म करेगा फिर ए परफॉर्म करेगा, ऐसा अगर अग्रीड है. लेकिन अगर कुछ अग्रीड नहीं है तो नेचुरल ऑर्डर क्या होता है? नेचुरल ऑर्डर जिस हिसाब से वो चीज होनी चाहिए, जैसा भी वो ट्रांजैक्शन रिक्वायर करता है, आप वैसे परफॉर्म कीजिए. ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स प्राइस. एज प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बीज प्रॉमिस टू पे फॉर इट. क्योंकि घर बनाने की मार्केट में ऐसा ही चलता है, पहले घर बनेगा फिर पैसा मिलेगा. सो वो रीति रिवाज भी ऐसा है कि वो कस्टम भी ऐसा है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कि वो पहले कैसे परफॉर्म होगा. बट अगर इन्होंने आपस में कुछ ऐसा अग्री किया था कि पहले पैसे होंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, दैट कैन ऑल्सो बी अग्रीड, बट वो उसके लिए एक्सप्रेसली फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 53, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट. इसमें सिंपली क्या होता है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो सिंपली स्पीकिंग, जहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस डिपेंडेंट था इस तरीके से कि दोनों पार्टीज एक दूसरे का साथ दें और एक पार्टी दूसरे को उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करने दे रही. अगर एक पार्टी के कुछ कामों की वजह से या कुछ ना करने की वजह से दूसरी पार्टी ही अपना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड. जिसको रोका गया ना अपना पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस करने से, दैट पार्टी के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन हो जाता है.
Example 23, A and B contract that B shall execute some work for A for 1,000 rupees. B is ready and willing to execute, but A prevents him from doing so. A करने नहीं दे रहा उसको काम. The contract is voidable at the option of B, and if he elects to rescind it, he is entitled to recover from A compensation for the loss which he has incurred by its non-performance. Okay. सेक्शन नंबर 53 के बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 54 पे. इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट as to that promise which should be performed in contract consisting of reciprocal promise. सेक्शन 54 बोलता है कि जहां पर reciprocal promises थे एंड उसमें ऐसा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को एक के प्रॉमिस को परफॉर्म होना जरूरी था लेकिन वो हो नहीं पाया, such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, then the such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by non-performance of the contract. Example देखें इसका. A hires B's ship to take in and convey from Kolkata to Mauritius a cargo to be provided by A. B receiving a certain freight, कुछ पेमेंट मिलना था उसको फिर वो कार्गो ट्रांसपोर्ट करके देने का. A ने वो कार्गो ही नहीं दिया. अब ए ने कार्गो नहीं दिया तो देन ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस, क्योंकि बी क्या बोलेगा, भाई मेरे को कार्गो तो दो तो ही तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूं, क्या चीज लेके जाऊं, क्या फ्रेट लूं तुमसे, मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूं, पहले सामान तो लेके आओ. एंड मस्ट मेक सो ए मस्ट मेक अ कंपनसेशन टू बी for the loss which B sustains by the non-performance of this contract. A hires B to make a shoe rack. A will supply the plywood, Fevicol, other items required for making the shoe rack. B arrived on the appointed day and time, but A could not arrange for the required materials. तो B अब फिर से सेक्शन 54 के अंडर में B किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, A की ही वजह से. So A cannot claim performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustains by non-performance of the contract. Next comes section 55. Effect of failure to perform at a time fixed in a contract in which time is essential. तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विद इन द कॉन्ट्रैक्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है दो पार्टीज के बीच, ए और बी के बीच मान लो, तो उसमें पहले ही अग्री होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. इतना इंपॉर्टेंट है क्या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए विद इन दैट टाइम पीरियड, कि अगर वो सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है. अगर इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए टाइम तो ऐसा अग्री करके रखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. सो when a party to a contract promises to do a certain thing at or before the specified time and fails to do any such thing at or before that specified time, मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया था कि हाँ इतने समय में मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दूंगा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उतने समय में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाती वो पार्टी, then the contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that time should be of essence of the contract. तो अगर टाइम इतना इंपॉर्टेंट था, इतना essential था, तो फिर the contract will become voidable at the option of the promisee अगर वो within that time perform नहीं हो पाया तो. If it was not the intention of the party that the time should be of essence, then the contract does not become voidable by the failure to do such a thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation for the promiser for any loss occasioned to him by such failure. तो compensation तो promisee फिर भी मांग सकता है, लेकिन अब voidable वाली बात हटा दी इन्होंने अगर time of essence agree नहीं हुआ था. आगे, if in the case of a contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts the performance of such promise at any time other than agreed, then the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he gives a notice to the promiser of his intention to do so. इस वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि अगर A ने प्रॉमिस किया था B को कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट मैं विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड परफॉर्म कर दूंगा, मतलब एक टाइम ऑफ एसेंस वाली बात अग्री हुई थी, लेकिन वो विद इन दैट टाइम उसने परफॉर्म किया नहीं, ये फेल हो गया. इसके फेलियर की वजह से क्या होता है, बी के पास क्या राइट आ जाता है, इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी. बट बी ने अगर ए को बोला कि नहीं, तो प्रॉमिसी स्टिल एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. बी ने ए को बोला ठीक है तू विद इन दैट टाइम पीरियड फिर भी नहीं कर पा रहा परफॉर्म, फिर भी मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस हो रही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं. बी ने फिर भी एक्सेप्ट अगर कर लिया तो फिर बाद में ये राइट टू क्लेम कंपनसेशन भी लूज कर देगा, टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम ए फॉर द डिले इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन ना वो कंपनसेशन क्लेम करने का राइट तब नहीं लूज करेगा बी अगर उसने प्रॉमिसर से ए से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते समय ए को पहले ही बोल दिया था कि मैं अपना राइट टू सू यू फॉर द डिलेड परफॉर्मेंस स्टिल रिजर्व करके रखता हूं, मैं अभी भी ये राइट रिजर्व करके रखता हूं, मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन मैं
क्योंकि तूने वो टाइम ऑफ एसेंस वाली बात को फॉलो नहीं किया था, इसके लिए मैं तेरे से कंपनसेशन जरूर मांगूंगा। ऐसी बात उसने कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करते हुए पहले ही ए को बोल दी थी। अगर उसने ये बात बोल दी थी ना, देन ही विल नॉट लूज दिस राइट ऑफ क्लेमिंग कंपनसेशन। तो ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते, ये पूरी बात इन्होंने यहां पर समझाई हुई है, ये आप एक बार रीड कर लेना। ये वैसे मैंने आपको बात समझा दी है। आ जाते हैं आगे सेक्शन नंबर 56 पे, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। सो एनी अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इन इटसेल्फ वॉइड। आगे, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, तो इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो यहां पर क्या होगा, जब तक वो चीज पॉसिबल थी परफॉर्म करनी या वो लीगल थी परफॉर्म करनी, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जिस दिन से वो चीज जो अग्री करी थी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने की, जिस दिन से वो इलीगल हो गई है या अनलॉफ या इम्पॉसिबल हो गई है, उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। आगे, where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, such a promiser must make a compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the प्रॉमिस। सेक्शन 56 और क्या बात बोलता है कि जहां पर एक पर्सन ने दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का अग्री किया, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को अग्री कर रहा था, उसको पहले ही पता था कि ये परफॉर्म तो हो नहीं पाएगा, ये तो इम्पॉसिबल एक्शन है या अनलॉफुल है, लेकिन जो जिसको वो प्रॉमिस कर रहा है उसको तो नहीं पता था ना कि वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल है। देन इन सच अ केस सच प्रॉमिसर मस्ट मेक अ कॉम्पनसेशन टू द प्रॉमिसी फॉर एनी लॉस व्हिच द प्रॉमिसी सस्टेन्स थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। यही इन्होंने अच्छे से यहां समझाया है कि भाई एक तो होती है आपकी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करने के टाइम पे ही पता होता है कि कोई चीज़ करना इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, तो वो तो पहले से ही वॉइड होगा। और अगर कोई चीज़ बाद में निकल के आती है तो वो बाद में वॉइड हो जाएगी। तो टिल द टाइम इट वॉज possible to do it or legal to do it, it stays valid, but after that event happens जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है या impossible हो जाता है, unlawful हो जाता है, उसके बाद से वो कॉन्ट्रैक्ट void बन जाता है। So एक पॉइंट इन्होंने यहां बोला है, if it would be observed that an agreement constituted quite unknown to the parties may be impossible of being performed and hence void। अगर दोनों पार्टीज को ही नहीं पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही impossible to perform है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट void ही रहेगा। Where both the promisor and the promisee are ignorant of the impossibility of performance, the contract is void। अच्छा, पहले known बोला था, उसने कहा था अगर पहले से ही पता था कि वो void है, कि वो impossible या unlawful है तो भी void है, पहले से नहीं पता था तो भी void है। And where at any time of entering the promisor alone knows about the impossibility, then the promisee is entitled to claim compensation for the loss he has suffered on account of the non-performance। Okay। Next, section number 57, reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal। So where a person reciprocally promises first to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain things which are illegal, first set of promises तो valid हो जाएगा, लेकिन second set of promises जो illegal चीज़ों का है वो void हो जाएगा। यहाँ पर भी एक concept लगता है severability। सेवरेबिलिटी का मतलब है कि आप वैलिड हिस्सों को या लीगल हिस्सों को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलग कर लो और इलीगल या इनवैलिड हिस्सों को अलग कर लो, तो जो वैलिड हिस्से हैं वो वैलिड रहेंगे, जो इलीगल हिस्से हैं वो वॉइड हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस one branch being illegal, very simple or and similar to section 57, in case of alternative promise one branch of which is legal and the other is illegal, legal branch को ही आप enforce कर सकते हो क्योंकि legal branch तो void हो जाएगी। जैसे A and B agree that A shall pay 1 lakh rupees for B, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium। राइस डिलीवर करने का तो वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ओपियम डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट void बन जाएगा। Alright, next part is section 59 to 61 which talks about appropriation of payments। appropriation of payments का सिंपली मतलब है अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ पैसा ओ करता है, डेट्स ओ करता है, लेकिन उसने दोनों के बीच में लेंडिंग अरेंजमेंट्स एक से ज़्यादा हुए हों, मतलब लेंडर ने बोरोअर को या बोरोअर ने लेंडर से एक से ज़्यादा बारी पैसे बोरो किए हों एंड number of debts are open, number of debts are still liable to be repaid by the debtor to the creditor। तो जब वो पैसा लौटा रहा है डेटर क्रेडिटर को,
तो वो कैसे सेट ऑफ होगा, कौन सी डेट से पहले सेट ऑफ होगा, कौन सी डेट से बाद में सेट ऑफ होगा, इसका अरेंजमेंट दिया है सेक्शन 59 से 61 में, अनलेस समथिंग टू द कॉन्ट्री इज अग्रीड. सो सेक्शन 59 बोलता है वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट टू हिम आइदर विद द एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट, द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली. वेरी सिंपल. जब डेटर क्रेडिटर को पैसे लौटा रहा हो और कह रहा है कि मेरी आप इस वाली डेट से सेट ऑफ करना, तो फिर वो उसी वाले डेट से सेट ऑफ होना चाहिए. सेक्शन 60 वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटिमेट, मतलब जहां पर डेटर ने क्रेडिटर को बताया ही नहीं कि कौन सी वाली डेट वो रीपे कर रहा है, एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग टू विच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, देन द क्रेडिटर मे अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेयर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू लिमिटेशन ऑफ सूट्स. यानी कि वेदर वो टाइम बार्ड डेट है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता. क्रेडिटर के हिसाब से फिर जो भी डेट सेट ऑफ करनी है, that debt will be set off by the creditor as per his choice. However, he can then apply the payment to he cannot apply a payment to the disputed debt. किस डेट के खिलाफ तो पैसा लेकिन क्रेडिटर नहीं सेट ऑफ कर सकता, डिस्प्यूटेड डेट के खिलाफ. Next, section 61, where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time. जहां पर क्रेडिटर ने भी नहीं बताया, डेटर ने भी नहीं बताया कि कौन सी डेट सेट ऑफ है, क्रेडिटर को भी नहीं पता कौन सी डेट सेट ऑफ होनी है, then it will be done as per section 61 based on order of time. Chronological order में वो डेट्स जो भी ड्यू होंगी वो सेट ऑफ होंगी, वेदर दे आर नॉट बार्ड बाय लॉ एनफोर्स एज टू लिमिटेशन ऑफ सूट. वेदर वो टाइम बार्ड डेट्स थी या नहीं थी उससे फर्क नहीं पड़ता. सो इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली. तो कह रहे हैं अगर सेम स्टैंडिंग की कोई डेट्स थी, एक से ज्यादा सेम डेट की थी, सेम स्टैंडिंग की थी, फिर तो फिर प्रोपोर्शनेटली सेट ऑफ होंगी वो. ओके. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, यानी कि जहां पर दोनों पार्टीज कंसेंट कर दें कि वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करना चाह रही हैं, तो वो डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के क्या तरीके होते हैं जहां पर दोनों पार्टीज आपस में अग्री करके परफॉर्म ना करके बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं. तो पहला है कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बेस्ड ऑन नोवेशन. सेक्शन नंबर 62 के बेसिस पे नोवेशन का सिंपली मतलब है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करवा देना नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा देना और या तो सेम पार्टीज के बीच या पार्टीज में भी थोड़ा सा चेंज कर लेना, पार्टीज ऐड कर लेना या कम कर लेना. दैट ऑल्सो कैन बी डन इन द केस ऑफ नोवेशन. सो नोवेशन सिंपली मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन. नेक्स्ट, और क्या तरीका है? रिसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सिंपली कैंसिलिंग द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो कॉज अ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर दोनों पार्टीज आपस में मिलकर सोच रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का तो कोई फायदा नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं करना चाह रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, दे कैन किल द कॉन्ट्रैक्ट. हाउ डू यू किल द कॉन्ट्रैक्ट? बाय रिसिंडिंग इट. बोथ द पार्टीज विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ऑल्टरेशन का सिंपली मतलब है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर बीइंग चेंज्ड, अमेंडेड बाय बोथ द पार्टीज. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब ऑल्टरेशन और नोवेशन कैन बी वेरी सिमिलर ऑल्सो, कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. तो डिफरेंस क्या है नोवेशन और ऑल्टरेशन में? तो वो कह रहे हैं भाई कि नोवेशन का तो आप मान के चलो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देता है नया वाला. नोवेशन में बी मेड बाय चेंजिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और देयर में बी अ चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑल्सो. बट इन द केस ऑफ ऑल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ टर्म्स ही चेंज होते हैं, पार्टीज नहीं चेंज होती. पार्टीज किस में चेंज नहीं होती? ऑल्टरेशन में. Whereas नोवेशन में पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज हो सकते हैं. दूसरा डिफरेंस, इन केस ऑफ नोवेशन देयर इज ऑलटुगेदर अ सब्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन. इन केस ऑफ ऑल्टरेशन इट्स नॉट एसेंशियल टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली. तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करके भी आपका काम चल सकता है, ऐसा बोल रहे हैं किसमें? ऑल्टरेशन में. लेकिन नोवेशन में कंप्लीटली नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होता ही होता है, ऐसा बोल रहा है वो डिफरेंस में. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 63, प्रॉमिसी और क्या कर सकता है? आपस में कॉन्ट्रैक्ट को और कैसे कर सकते हैं खत्म करने के और क्या तरीके हैं अदर देन परफॉर्मेंस? अनदर वे इज बाय वेविंग और रिमिटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. सो अगर ए, जैसे फॉर एग्जांपल ए पैसा ओ करता है बी को 5 लाख एंड ए ने बी को जो भी पैसा दिया 2 लाख रुपया दिया और ए ने बी को बोला ये मैं अपनी पूरी डेट को डिस्चार्ज कर रहा हूं ये 2 लाख रुपए देके, तो क्या ये मान लिया जाए कि 5 लाख तो पेबल थे लेकिन 2 लाख में ही 5 लाख वाला काम हो गया? यानी कि दैट 2 lakhs डिस्चार्जेस दैट कंप्लीट 5 लाख का रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स कि पूरे 5 लाख मतलब 3 लाख रुपए का क्या मिल गया? वेवर मिल गया या रिमिशन मिल गया. सो based on just payment of 2 lakh the whole debt will be said to have been discharged. Okay.
नेक्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 64 के हिसाब से the law on the subject is when a person at whose option a contract is voidable rescinds it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promisor. The party rescinding a voidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from any other party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received. बहुत सिंपल, सेक्शन 64 के अंडर में आपने voidable, ये अपना फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट voidable है और किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रिसेंड कर दिया, अपना voidable वाला वो एक्सरसाइज करके वो ऑप्शन, तो देन द प्रोमिसर देन नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एंड इस केस में भी अगर किसी पार्टी को कोई बेनिफिट मिला था, वो पार्टी जो कैंसिलिंग करने वाली पार्टी है उसको कोई बेनिफिट मिला था, देन दैट पार्टी मस्ट रिटर्न इट टू द पार्टी जिससे वो बेनिफिट आया था। An insurance company may rescind a policy on the ground that the material fact has not been disclosed. When it does so, the premium collected by it in respect to the policy reduced by the amount of expenses must be repaid to the policy holder. Next, section 65, obligation of the person who has received advantage under a void agreement or a contract that becomes void. So whenever any agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or a contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom it was received. ये बातें हमने फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में भी करी हैं। ऊपर काफ़ी बारी ये कंसेप्ट आया है कि जहाँ पर भी किसी पार्टी को किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कोई बेनिफिट मिला है, उसको वो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ता है जिससे वो बेनिफिट आया था। यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया, A pays B 1 lakh in consideration of B promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time of the promise. The agreement is void, but B must repay rupees 1 lakh in this case. यहां पर ये बोल रहा है the act requires that a party must give back whatever he has received under the contract. Benefit must be restored under this section, must be benefit received under the contract and not any other amount. अच्छा, यहां पर एक एग्जाम्पल आता है, ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। जहां पर प्लेंटिफ ने एक गोडाउन को हायर किया था फ्रॉम द डिफेंडेंट फॉर 12 months and paid the whole of the rent in advance. After about 7 months, the godown was destroyed by fire without any fault on the negligence on the part of the plaintiff, and the plaintiff claimed a refund of the proportionate amount of rent held. The plaintiff was entitled to recover the rent from the unexpired time of the contract, क्योंकि वो फिर एक्सेस हो गया ना, ज्यादा दे दिया ना आपने, और वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो जो एक्स्ट्रा रेंट दिया था वो आपको रेंट वापस मिलने का राइट रहेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, द एक्ट रिक्वायर्स अ पार्ट, ये हमने कर लिया, ये आगे अगला एग्जांपल, ए अग्रीज टू सेल लैंड टू बी फॉर 4 lakhs, बी पेज टू ए 40,000 एज अ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ एंड द अमाउंट टू बी फोरफीटेड बाय ए इफ बी डज नॉट कंप्लीट द सेल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. B fails to complete the sale within the specified period, nor is he ready and willing to complete the sale within a reasonable time. Now, A is entitled to rescind the contract and to retain that deposit. This deposit is not a benefit received under the contract. It is a security that the purchaser would fulfill his contract and is ancillary to the main contract. That is why इस पे हमने ऊपर वाला रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट वाला कंसेप्ट नहीं लगाया। किस पार्ट पे? जो पैसा दिया ही इसलिए था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, उस पे दबाव डले और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, और वो तो एक तरीके से अर्नेस्ट मनी था और उसने दिया ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो अपनी सेल को विलिंगली कंप्लीट करे, बट उसने क्योंकि वो नहीं किया, ये पैसा डिपॉजिट का खा जाएगा दूसरी पार्टी एंड वो रीपे करने की भी जरूरत नहीं है। नो कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट विल अप्लाई हियर. ओके, next, communication of rescission. Section 66 says you've noticed that a contract voidable at the option of one of the parties can be rescinded, but rescission must be communicated. So in the same manner as a proposal is communicated under section 4, similarly a rescission may be revoked in the same manner as a proposal is revoked. ठीक है भाई, section 66 also complete. Next, section number 67, if any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. तो सिंपली ये इसमें कारपेंटर वाला एग्जाम्पल भी चल जाएगा। कारपेंटर ने कुछ डोर या कुछ फर्नीचर बनाना है किसी पर्सन के लिए एंड उस पर्सन को, और कारपेंटर को चाहिए रॉ मटेरियल दूसरा पर्सन लाके नहीं दे रहा, रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दे रहा, देन द प्रॉमिसर is excused by such neglect. The carpenter is excused by such refusal as to non-performance caused thereby. Done. Next is ways in which a contract can be discharged. Very simple. Contract को आप perform कर दीजिए, चाहे actual performance कीजिए, चाहे attempted performance कीजिए, based on section number 37. तो contract को खत्म करने का तरीका क्या है? उसको perform कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया।
कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का और क्या तरीका है? बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। अब भाई म्यूचुअल अग्रीमेंट से आप नोवेशन कर सकते हो, रिमिशन कर सकते हो, वेवर कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन यानी कि रेसिशन कर सकते हो, बहुत कुछ करके आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकते हो। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा तो भी आप बोलते हो कि डिस्चार्ज हो गया, आपस में पार्टीज का लाइबिलिटी एंड राइट्स खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ऐसा कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ लॉ, व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, नॉन एग्जिस्टेंस नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स एंड लास्टली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के भी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर वक्त ही गुजर जाए, लिमिटेशन पीरियड ही गुजर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है अपने आप। जैसे डेट्स का होता है, 3 साल से ज़्यादा गुजर गया बिना कोई फॉलोअप किए बिटवीन द क्रेडिटर एंड द डेटर, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर ऑपरेशन किसी लॉ के बेसिस पे, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, डेथ वगैरह के बेसिस पे, देन ऑल्सो द और पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट था तो वो डिस्चार्ज होएगा ही होएगा। लास्टली डिस्चार्ज बाय ब्रीच, दोनों पार्टीज में से अगर कोई एक पार्टी अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही है उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में फेल हुई है कोई पार्टी, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एंड उस दिन से पहले ही अगर कोई पार्टी आ गई थी और उसने दूसरी पार्टी को बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, दैट इज कॉल्ड एन एंटीसिपेटरी ब्रीच। इसके बारे में हम कर लेंगे बेटर नेक्स्ट चैप्टर में। प्रोमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस हमने ऊपर कर लिया। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज कर लिया। मर्जर ऑफ राइट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे बहुत सिंपल सा है कि ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, सब्सिक्वेंटली ए परचेज दैट वेरी लैंड, उसने वही लैंड खरीद लिया जो उसने लीज पे लिया था, अब वो ओनर ही बन गया उस लैंड का, तो वो ओनरशिप राइट्स ने सुपीरियर राइट्स माने जाएंगे एंड इन्होंने जो लीज के राइट्स थे उनको टर्मिनेट कर दिया। सो ओनरशिप राइट्स के बेसिस पे वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड ही माना जाएगा ऑटोमेटिकली, वो भी डिस्चार्ज मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस कंप्लीट्स रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 4।